अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य से बाहर रहने वाले लोगों से लगातार मुलाकात और बातचीत की जा रही, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब तक 6000 से ज्यादा लोग अपने घर वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया, आगे की योजना है हर महीने एक बार मिलजुल कर कार्यक्रम आयोजित किए जाए, जिससे रिवर्स पलायन को और बढ़ावा मिल सके और लोग अपने राज्य में वापस लौट सके। भाजपा भी मतदाता सूची से प्रवासी भाइयों को जोड़ने का कार्य कर रही है। जब तक कितने प्रवासियों ने रिवर्स पलायन प्रदेश में? अभी तक देखिए, जो एक अच्छी संख्या 6500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें और प्रयास कर रहे हैं। और प्रवासी जो मैंने पंचायतों की बात की है, उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो, इस प्रकार की। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया। उन्होंने बताया, गोलापार में 33 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। यह भूमि जल्द ही खेल विभाग के नाम हस्तांतरित की जाएगी। मंत्री ने भरोसा जताया, 2026 तक भूमि पूजन से लेकर कक्षाओं के संचालन तक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़ा संस्थागत बदलाव लेकर आएगी। फाइल आप लोग कब तक घोषणा हो जाएगी? देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर हम सब लोग लगातार इसके अपडेट से वाकिफ है और वर्तमान अपडेट ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापार में जो लगभग 33 एकड़ लैंड हमारे को इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से लगती हुई जो भूमि है उसकी आवश्यकता रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास जिस प्रकार से हैं, बहुत जल्द जो है भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई भी जो है वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में 2026 में ऐसा मानती हूँ कि वहाँ पर भूमि पूजन से लेकर कक्षा स्टार्ट करने तक में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे और बहुत जल्द जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तराखंड को समर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जेलों में एक जेल एक प्रोडक्ट की योजना को लागू किया जाए। साथ ही कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और ITI के माध्यम से विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, जेलों में बने उत्पाद का उपयोग सरकारी कार्यालय में किया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया, सितारगंज, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी और रुड़की में लॉन्ड्री मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही सितारगंज में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र और मशरूम फार्मिंग की स्थापना पर सहमति दी गई है। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेल विकास बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एक जेल एक प्रोडक्ट के सिद्धांत पर काम किया जाए। इसके साथ ही जेलों में बंद बंदियों के कौशल विकास की ओर जरूर ध्यान दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज जेल में जो गौशाला बनाई गई है, वहाँ बंदियों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और वहाँ से 10 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसी तरह से बहुत सारी जेलों में बेकरी प्लांट लगाए गए, वहाँ से 12 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी, पौड़ी, टिहरी और रुड़की जेल में लॉन्ड्री प्लांट की स्थापना की जाए, वहाँ पर लॉन्ड्री मशीन लगाई जाए, क्योंकि हरिद्वार और देहरादून की जेल से इसके अच्छे नतीजे जो है वो सामने आए हैं। NB न्यूज़ के लिए अपने कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।
बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में प्रबंधकीय निधि से नवनिर्मित वॉल और नारी सशक्तिकरण हॉल का लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री और प्रबंधक सुनील खन्ना ने उन्हें सम्मानित किया। विधायक यशपाल आर्य ने विद्यालय के निर्माण हेतु 11 लाख रुपए की निधि देने की घोषणा की। इसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 112 छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार चेक प्रदान किया गया। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानित निर्मल खत्री जी को और उनके सहयोगी जो प्रबंध कमेटी है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज नवनिर्मित सभागार और महिला सशक्तिकरण वॉल का लोकार्पण हुआ है। यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और निश्चित रूप से जब भी इंटर कॉलेज में आया हूँ, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में जब भी आया हूँ, तो एक सुखद अनुभूति हुई है। मैंने देखा है कि जो हमारे बालिकाएं हैं, उनमें नई एक ऊर्जा, नई एक चेतना, नई उमंग, नया उत्साह से मैं भी प्रभावित होता रहा हूँ और इससे आभास होता है कि यहाँ की जो हमारी प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं और जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनकी बहुत बड़ी भूमिका निश्चित रूप से दिखाई देती है और शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है और सभी को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा ही हमें ज्ञान देती है, मानवता, इंसानियत, दया, प्रेम। उत्तराखंड की प्रमुख निर्माण एजेंसी ब्रडकुल एक बार फिर से चर्चा में है। राज्य सरकार ने ब्रडकुल के प्रबंध निदेशक एनपी सिंह के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उन्हें उनके वर्तमान पद से अवमुक्त करते हुए अपर सचिव लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में संबंध किया गया है। एनपी सिंह के खिलाफ आई एक शिकायत ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय तक उनकी शिकायत पहुंची, जिसके बाद उच्च स्तर पर अनुमोदन के बाद उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि ब्रडकुल के शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल गंभीर शिकायत के बाद किया गया है। वहीं लक्सर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और गबन के मामले लगातार सामने आ रहे। ताजा मामला मखियाली रेड़ा गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान तैयबा पर सरमौसम सड़क निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा है। इस मामले में तुरंत एक्शन लिया गया। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में सरकारी धन के गबन की शिकायत मिली थी, जिसे जिला विकास अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में सही पाया। एसडीएम ने बताया, आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरोपी प्रधान श्रीमती तैयबा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रहा है। देखिए, इस बार हमारे पास जो ये जिला पंचायत राज अधिकारी का पत्र एक आया था, जिसमें पूर्व से ही 2 बार की जांच उच्च अधिकारियों ने की है उनके, जिसमें यह साबित हुआ कि इन्होंने जो गांव में निर्माण कार्य होता है उसमें कुछ गबन किया है, पैसों का भी। तो ये साबित हुआ था, तो उसी के बेस पे जो जांच रिपोर्ट थी, तो हमने जो यहाँ पर दोनों पक्षों को मौका दिया और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचे हैं, जिसमें आदेश कर दिया गया है कि वो जो प्रधान है वो अनर्ह घोषित। बड़ी खबर आ रही है लक्सर से। लक्सर विकास खंड के मखियाली रेड़ा गांव के प्रधान को तत्काल हटा दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आरोपों की पुष्टि होने के बाद उनके प्रभाव से तुरंत निलंबित कर दिया गया है। आरोप ये थे कि उन्होंने सड़क निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन में भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से उनकी जांच चल रही थी और जांच की पुष्टि होने के बाद उनको उनके प्रभाव से हटा दिया गया। एसडीएम का कहना है कि सरकारी धन का गबन करने के लिए उनको उनके प्रभाव से तत्काल निलंबित
किया गया। इससे जो कई लक्सर विकास खंड के कई गांव हैं उन पे भी आरोप लगते आ रहे हैं, उनके ग्राम प्रधानों में भी खलबली मची हुई है। लक्सर से एनबी के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी पर आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने उनका आभार व्यक्त किया। बीजेपी नेताओं का कहना है इस फैसले से उत्तराखंड के लगभग 3 लाख गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष दिनेश आर्य और के बीजेपी पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने इसे किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में मजबूत कदम बताया। इस बढ़ोतरी से किसानों की समृद्धि और राज्य की प्रगति को बल मिलेगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता की और जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले दिनों किसानों की जो मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य में जो 30 रुपए की वृद्धि की है, उससे किसान वर्ग बड़ा खुश है। और इसी कारण कि अभी जो पिछले 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का हल्द्वानी आगमन हुआ था, तो यहाँ के सभी जो प्रगतिशील किसान हैं, किसान मोर्चे के लोग हैं और जो किसानी से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करने देखिए, किसानों के लिए एक लंबे समय बाद उचित मूल्य का निर्धारण उत्तराखंड की सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान इससे संतुष्ट हैं। यद्यपि किसान की लागत और उसका लाभ, उसके खर्चे, तमाम चीज़ें अगर जोड़ा जाए तो किसान के लिए तो हमेशा समस्या बनी रहती है, क्योंकि उसी हिसाब से मजदूरी, खाद की कीमतें, डीजल, ट्रैक्टर, सब खर्चा बढ़ता है। लेकिन फिर भी यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों के सुधार और पंजीकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया, कुछ कारणों से पोर्टल पर केवल 20% आपत्तियां ही दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 5388 वक्फ संपत्तियों में से केवल 1471 संपत्तियां ही पंजीकृत की गई है। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों को राज्य ट्रिब्यूनल में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। इस पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिससे उनकी संपत्ति का सही प्रबंधन किया जा सके। देखिए, उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था। लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5388 में से मात्र 1417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ाते कि सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। तो जो गढ़वाल का ट्रिब्यूनल है उसने 11 तारीख का समय दिया है, यानी कि कल उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा से समय मिल जाएगा और जो वक्फ पर संपत्तियां छूट गई हैं उनको दर्ज करने का एक अवसर उन्हें मिलेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने बताया, इस समय चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए हैं, जिससे महिलाएं आज समाज में सशक्त भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यों की जमकर सराहना की और कहा, संगठन का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। एएनबी न्यूज ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल से इन तमाम विषय पर खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को साझा किया। में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुकी है, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, इस समय केदारनाथ से विधायक है बीजेपी। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और इस समय कैसा अनुभव लग रहा है बतौर विधायक, क्योंकि संगठन का काम आपने बखूबी निभाया। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या है, क्योंकि समय कम बचा है चुनाव को लेकर? जी जी जी
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते निरंतर संगठन में काम करती रही हूँ और अभी इससे पहले मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम कर रही थी। अभी मुझे मुख्य धारा में प्रदेश की उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मैं काम भी देख रही हूँ और केदारनाथ की विधायक के नाते वहाँ की सेवा भी कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पर संगठन लगातार अपने जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, उनको अपने अपने क्षेत्रों में काम के लिए हमेशा निर्देशित करता रहा है। और अभी क्योंकि 1 साल बाद चुनाव आने वाले हैं तो और ज़्यादा सक्रियता क्षेत्रों में करने के लिए संगठन ने निर्देश भी दिए हैं और माननीय विधायक, हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर काम कर रहे हैं। मैम, चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राजनीतिक दलों से आह्वान किया था कि अपने BLA की तैनाती कर दें। 17 विधानसभा क्षेत्रों में BLA 1 तैनात हो चुके हैं और अब सभी बूथों पर 31 जनवरी तक BLA 2 भी तैनात हो जाएंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है? तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा नौटियाल जी से। आशा नौटियाल जी ने कहा है कि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, जनता का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है उससे एक बात तो साफ है कि आगे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए शुभ संकेत हैं। ANB न्यूज़ के लिए अपने कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ऋषिकेश क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। श्रम विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाया वे अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें, क्योंकि बाल श्रम करना कानूनी अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया, पहले चरण में जागरूकता फैलाई जा रही है, जबकि दूसरे चरण में दुकानों पर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान का लेबल लगाना जरूरी होगा। तीसरे चरण में 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर तक ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य है। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें DTF के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे ICDS से हैं, DPO साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और श्रम विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो उसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयां रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 या श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक भी सहयोग दे सकते हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों, जनपद और ERO स्तर पर प्रत्येक मतदाता तक पहुंच और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। CO ने निर्देश दिए, बूथ लेवल ऑफिसर BLO आउटरीच अभियान के तहत अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क और संवाद स्थापित करें। जिला अधिकारियों को BLO के नियमित भ्रमण की मॉनिटरिंग करने और रिपोर्ट CO कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मतदाता हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जानकारी लेने वाले मतदाताओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं देहरादून के SSP के निर्देश पर दून पुलिस ने सीनियर सिटीजन सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में अकेले रह रहे 22 बुजुर्गों से मुलाकात की। पुलिस टीम ने उनके कुशलक्षेम पूछकर थाना कंट्रोल रूम, चीता पुलिस और अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्रदान किए और हर संभव मदद का भरोसा दिया।
बुजुर्गों को साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। जिनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुएं या दवाइयां कम थी, उन्हें पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई। दून पुलिस की इस पहल की बुजुर्गों ने सराहना की और आशीर्वाद दिया। खासकर देहरादून में, राजधानी में निवासरत है, इसमें बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अकेले एकाकी रूप में रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे कहीं ना कहीं विभिन्न कारणों से बाहर विदेशों में है या अन्य जगहों पर कार्यरत हैं, जिस कारण से वो यहाँ पर अकेले रहते हैं। तो उसको देखते हुए पूर्व में भी जो हमने एक डेटाबेस भी बनाया था, जहाँ ऐसे एकाकी बुजुर्ग रहते हैं, उनके घर पर यथासंभव पुलिस जाए, उनसे खासकर जिस तरह से वो साइबर फ्रॉड में देखा गया, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, उनको कोई शेयर करने वाला नहीं होता या बताने वाला नहीं होता। उसको देखते हुए थोड़ा उनको साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूक करने के लिए, जिससे कि वो अपने कहीं जमा पूंजी ना खो जाए या कोई जिस तरह से अभी ट्रेंड चला डिजिटल अरेस्ट का, कहीं इस तरह की घटना उनके साथ ना हो। तो उसको देखते हुए कोशिश यही जा रही है कि पुलिस को यथासंभव उन तक पहुंचे, वह साइबर क्राइम के बारे में उनको जागरूक करे, और भी कोई भी ऐसी समस्या है तो उनको अपने नंबर शेयर करें, जिससे कि वो पुलिस को तत्काल सूचित कर सके। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए लालकुआं क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर है। युवा कांग्रेस नेता और किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने जनसंपर्क कर लोगों से रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। दुर्गापाल ने कहा, लालकुआं से करीब 2000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे और इसके लिए बसों, कारों और रेल मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। तैयारी हमारी पूरी है। संगठन ने, प्रदेश के संगठन ने सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और सबको विधानसभा वाइज जिम्मेदारियां दे दी हैं पूरे प्रदेश में, और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली लेके जाना है। तो ऐसे ही हमें लालकुआं विधानसभा के बारे में भी कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग दिल्ली पहुँचें और राहुल जी के, खड़गे साहब के विचारों को सुने, और जिस तरीके से सरकार सत्ता की चोरी कर रही है उसका खुलासा होगा वहाँ, और सारे कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा किस तरीके से सरकार जो है वोटों की चोरी कर रही है और सत्ता को चुरा रही है आम जनमानस से, और चुरा के वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक तानाशाही रवैये के साथ सरकार चला रही है। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग, कई हजारों कार्यकर्ता जो है विधानसभा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो सिर्फ यही है, वोट चोर गद्दी छोड़। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से मौसम सूखा बना है। ठंडी हवाओं के कारण अस्पतालों में आंखों से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर आपको बता दें, कई मरीज इस तरह से सामने आ रहे हैं जो आमतौर पर बरसात में जो बीमारी फैलती है उससे ग्रसित हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नेत्र ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आंखों में जलन, सूखापन और लालिमा की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने ठंड में आंखों की खास देखभाल करने की सलाह दी है, जैसे हीटर का सीमित इस्तेमाल और पानी अधिक पीने की सलाह दी गई है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है चुभन हो रही है या सूखापन महसूस हो रहा है, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर आँख को तरी रखने के लिए कहते हैं। और जो कई बार जो रूम हीटर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब सपोज आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं गर्मी करने के लिए रूम पे, तो हम कहते हैं उसके आगे एक पानी का बाउल रखें उस पे, जिससे कि उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा सा नमी रहे। तो जो ब्लोअर है उसमें यदि चला रहे हैं तो कमरे में एक पानी रखें जिसमें कि नमी बना के रखें। और कुछ आँख में डालने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, जैसे तरी के लिए भी दवाई एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट को आराम रहता है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के पास तेज रफ्तार कार के कारण दुर्घटना हुई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तेज रफ्तार से आती कार साइड में रखे जनरेटर से टकराई, जिससे कार सवार और जनरेटर के पास सो रहे 2 मजदूर घायल हो गए। सीओ सिटी हरिद्वार के मुताबिक कार सवार और एक मजदूर की मौत हो गई जबकि अन्य 2 का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। जो रात नेशनल हाईवे पर दुर्घटना हुई थी, इसमें क्या स्थिति है, किस तरह से किसने कैजुअल्टी है? हाँ, देर रात ये जानकारी हुई थी कि एक बलिनो गाड़ी जो कि देहरादून से और दिल्ली की तरफ जा रही थी,
प्रेमनगर आश्रम के पास जो हाईवे पे वो जो वहाँ पे कोई काम भी चल रहा था NHI वालों का। तो ये जानकारी हुई है कि वो गाड़ी बड़ी स्पीड में थी और वो उन्होंने सिर्फ फोन लगाए थे और जिसमें कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और जो 2 लोग उसमें काम कर रहे थे या लेटे थे, ये जानकारी संभव नहीं हो पाई अभी। वो उसमें उसकी चपेट में आ गया हादसे में। तो मौके पे पुलिस गई थी। मौके पे पुलिस ने चारों घायलों को हॉस्पिटल भेज। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।